नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आज हमारे साथ साक्षात्कार में एक ऋषि तुल्य, आज के समय में ऋषि जैसा जीवन जीने वाले रामेश्वर मिश्र पंकज जी जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस उम्र में 3-3 पुस्तकें अभी लगातार लिखी है और एक पुस्तक तो अद्वितीय है, जिसका नाम ही है अद्वितीय समाजशास्त्र। हर सनातन धर्मी, हर हिंदू को अपने धर्म का बोध होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम जो अपने धर्म सूत्र स्मृतियों के बारे में 99% हिंदू नहीं जानते होंगे, जिससे कि हमारे, आप रूल बुक कहिए जिसको, हमारे सनातन धर्म के संविधान कह लीजिए आप, अगर संविधान से समझते हो, धर्मशास्त्र, तो हमारे हर जीवन में एक लॉ रहा। और लॉ रहा इसीलिए हम अपने गोत्र में विवाह नहीं करते, अपने पिंड में विवाह नहीं करते, पिता की तरफ से कितनी पीढ़ी छोड़ना है, माता की तरफ से कितनी पीढ़ी छोड़ना है, ऋण का सिद्धांत कैसा है। हमारे यहाँ अलबरूनी ने जब भारत आया तो उसने लिखा है कि हिंदू पानी, गंगाजल हाथ में लेकर अगर कह देते हैं कि मैंने आपका कर्ज लिया है, चुका दूंगा, तो किसी लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं होती। तो भारत के अपने धर्म सूत्र रहे, धर्मशास्त्र रहे, और उसी संविधान पर पूरी सृष्टि चली, भारत चला। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हम अपने संविधान, सनातन संविधान को, सबको, हमारे जो नेता आदि जिनको सत्ता मिली, ब्लैक अंग्रेज, उन्होंने सबको ठुकरा दिया और दुनिया भर के कटपेस्ट को लेकर एक संविधान बना दिया। मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, गौतम सूत्र, ये सब वो हैं जिनके वजह से हमारा जीवन अभी भी चल रहा है। लेकिन ये सब एक जगह आज के हिंदुओं को समझने के लिए नहीं था। बड़े बड़े मोटे ग्रंथ हैं, वो हिंदू पढ़ नहीं सकते, वो तो रामायण नहीं पढ़ते, महाभारत नहीं पढ़ते, तो सूत्र और धर्मशास्त्र कहां से पढ़ेंगे, स्मृतियां कहां से पढ़ेंगे। उसको बड़े मेहनत के साथ एक पुस्तक के रूप में पिरोकर रामेश्वर मिश्र पंकज जी लाए हैं। और ये वो पुस्तक है जो हर हिंदू को पढ़ना चाहिए कि हमारा लॉ क्या था। मैं तो कहूंगा कि आप भारत के संविधान को एक तरफ साइड करो, तो ये आपका संविधान है, सनातन धर्म का संविधान, जो पूरे हमारे शास्त्रों में है, उनको एक जगह पिरो दिया है। और इसलिए ये पुस्तक अद्वितीय बन जाती है, अपने नाम के अनुरूप बन जाती है। कई चीजें आपको पहली बार इस पुस्तक से पता चलेगी, हम लोगों को ही पहली बार पता चली। तो इसने श्रमसाध्य काम ऋषि ऋण के रूप में रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने किया है, अपनी पीढ़ी, हिंदू की, सनातन धर्म की अगली पीढ़ी के लिए किया है। और ये अगली पीढ़ी का दायित्व है कि अपनी परिवार व्यवस्था, अपनी समाज व्यवस्था को अपने उस सूत्र, अपने उस लॉ से चलाएं, तब जाकर सनातन राष्ट्र की स्थापना हो पाएगी और तब जाकर सनातन में विश्व जो सोचते हैं वो हो पाएगा। तुलनात्मक अध्ययन भी है इसमें यूरोप के साथ, तो आंखें खुलेगी आपकी। तो ये पुस्तक, मैं तो कहूंगा, उन्होंने जो मैंने हेडिंग दिया है, हिंदू समाज पर उनका एक उपकार है। ये उपकार से कभी हिंदू समाज उड़ीन नहीं हो पाएगा। उन्होंने सारे मोतियों की माला, एक माला पिरोकर दे दी है। अब हिंदू समाज का काम है कि वो उसको पढ़े और उसको समाज की अगली पीढ़ी को सौंपे, ले जाए। तो आज हम ऐसे ही ऋषि तुल्य प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी के साथ साक्षात्कार करेंगे, इस पुस्तक पर जानेंगे, कई नए फैक्ट जानेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग तक पहुंचे, ऑल का बटन दबाइए, ऑल का बटन दबाने से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। प्रणाम सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार संदीप जी। मैं तो अहोभाग्य मेरा सर, पहली बार आप पधारे इस चैनल पर। अरे आप जब कहीं पर पधार जाएंगे, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल सर, परंतु जिस क्षण की, मैं उस तरह की जो विमर्श होना चाहिए, उस विमर्श को आपने
एक बार पुनः जीवित किया है, क्योंकि रामायण महाभारत का लोग नाम तो जानते हैं पर अपने धर्म सूत्रों धर्म शास्त्रों के बारे में नहीं जानते। तो सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद करूंगा कि इतना श्रम साध्य कार्य आपने कैसे किया इस उम्र में, और आप बीमार भी बीच में पड़ रहे थे, मैं आपके पोस्ट पढ़ रहा था, तो बहुत श्रम शुद्ध मतलब श्रम साध्य कार्य है ये। मतलब मुझे लगता है काणे साहब की जो 5 खंडों में मेरे पीछे पुस्तक है, वो तो 5 खंड कोई पढ़ नहीं पाएगा, और उसके बाद ये पहली पुस्तक है जो सारे सूत्रों को सारी स्मृतियों को एक साथ रख देती है। जी जी, वो काणे साहब का काम तो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन यही दिक्कत है कि उसको हमारे जैसे थोड़े से लोग ही पढ़ते हैं, बाकी सब लोग पढ़ नहीं सकते जब तक। तो उसमें जो कहा है उससे अपने विषय से संबंधित जो सार है वो भी इसमें है, और मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, नारद स्मृति, गौतम धर्म सूत्र, विष्णु धर्म सूत्र, इन सब में जो कहा है वो भी इसमें है। तो इस प्रकार ये कैसे किया, ये तो इसलिए कहना थोड़ा संकोच की बात है कि ये वर्षों से, क्योंकि मैं बहुत कम आयु से, पहले मैं मूलतः संस्कृत का ही विद्यार्थी था और बहुत कम आयु से शास्त्र पढ़ता रहा हूँ, तो बहुत कुछ याद भी है हमें, सैकड़ों श्लोक, हजारों बल्कि कहना चाहिए याद है, तो सब चित्त में घूमता रहता है। और फिर इधर लगा कि अब लिखना चाहिए, क्योंकि अब उम्र ज्यादा हो रही है, तो मैं 3 पुस्तकें लिख रहा हूँ। अद्वितीय समाज शास्त्र आपके सामने है, अद्वितीय राजनीति शास्त्र लगभग अधूरा है, यानी भारतीय राजनीति का वर्तमान में जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे कोई संबंध नहीं है। भारतीय राजनीति शास्त्र क्या है ये भी लिख रहा हूँ, ये 1 साल में पूरी हो जाएगी। और एक अद्वितीय दर्शन, भारत के दर्शन पर तो बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन यूरोप के समतुल्य भारतीय दर्शन कैसे एकदम अलग है, ये भी ज्यादातर लोगों को ध्यान नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण जैसे विद्वानों ने भी क्या किया है, तुलनात्मक सीधे सीधे कर दिया है यूरोप की कैटेगरी में। तो लोग भारतीय दर्शन को भी यूरोप की श्रेणी में समझते हैं। भारतीय दृष्टि से जो हमारे संप्रदायों के आचार्य, धर्माचार्य आदि धर्म के विद्वान बड़े बड़े लिखते हैं, वो केवल संस्कृत की शैली में लिखते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जो आधुनिक शिक्षा पाने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, उनमें से जो गंभीर हों, मननशील हों, उनको आज के संदर्भ में अपने शास्त्रों की पूरी जानकारी मिले। तो इसमें भी वही प्रयास है, ये ऋषि ऋण से उऋण होने का, देव ऋण से उऋण होने का प्रयास है। और मैं तो कहूंगा सर कि आज जो हमारा यूपीएससी का सिस्टम है, जिसमें नौकरशाह तैयार हो रहे हैं, और ज्यादातर वो उस विचारधारा की पुस्तकें हैं जो लेफ्ट विचारधारा आप कहिए, और चूंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, इस पुस्तक को तो जब भारतीय समाजशास्त्र का जो चैप्टर आता है, भारतीय समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, राधा कुमार मुखर्जी का, घुरिये का, इन सब की, ये पुस्तक तो अनिवार्य होनी चाहिए। मतलब यूपीएससी की तैयारी से लेकर समाजशास्त्र के ऑनर्स तक की में ये पुस्तक अनिवार्य होनी चाहिए, मुझे लग रहा है। अगर नई शिक्षा नीति या कोई भी मोदी शासन चाहता है कि भारत में कुछ तो वास्तविक ज्ञान मिले, क्योंकि देखिए ये जो ह्यूमैनिटीज हैं यूनिवर्सिटीज में, ये वस्तुतः यूरो इंडियन प्रोपेगेंडा है, उसमें किसी तरह का ज्ञान नहीं है, क्योंकि यूरोप के विषय में भी भारत के विद्यार्थियों को बहुत कम ज्ञान है। अगर ज्ञान हो तो वो चकित रह जाए। ईसाइयत के विषय में भारत के ज्यादातर विद्यार्थी नहीं जानते। तो न तो यूरोप का ज्ञान है न भारतीय ज्ञान है, इसको अगर दूर करना है तो ऐसे इस पुस्तक को और ऐसी अन्य पुस्तकों को समाज शास्त्र में तो पढ़ाना चाहिए। अब क्या होता है, आप लोगों को, आपने तो पढ़ा ही है समाज शास्त्र, वो अचानक शुरू कर देते हैं समाज की परिभाषा जैसे कि कोई यूनिवर्सल परिभाषा है, और जबकि वहां 150 साल पहले समाज शास्त्र नाम की कोई चीज नहीं थी, यूरोप में अचानक डेवलप हुई है। और अब ऐसे पढ़ाते हैं जैसे पता नहीं कब से यूरोप में समाज शास्त्र है, और भारत में जहां लाखों साल से या हजारों साल से धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, उसको अलग से एक पेपर में निपटा देते हैं। जबकि सबसे अधिक सार्वभौम अगर कोई समाजशास्त्र है तो वो हमारे धर्मशास्त्र हैं। मनुस्मृति का तो नाम ही मानव धर्मशास्त्र है, संपूर्ण मानव के लिए है वो। तो इसको पढ़ना चाहिए, विश्वविद्यालयों में इसे लगाना चाहिए। ये आपका जो कथन है ये नई पीढ़ी के कल्याण के लिए उचित है। और सर आप देखिए अमेरिका, ये अगस्त, कांट, इन सब के बाद समाजशास्त्र विकसित हुआ है। अमेरिका समाजशास्त्र के बल पर पूरे दुनिया के इतिहास को बदल रहा है। पूरा उसका सारा जोर समाजशास्त्र पे है, और पूरा अरब की फंडिंग जा रही है। पूरे दुनिया के समाज के संरचना को, वो कल्चर पैदा कर रहा है, वो
और अलग अलग तरह की चीजें, नारीवाद के अलग अलग विकृत रूप प्रस्तुत कर रहा है। भारत में एक बड़ी विडंबना है सर कि अगर हमारा बच्चा समाजशास्त्र लेके पढ़ ले, ह्यूमैनिटी लेके पढ़ ले, तो समाजशास्त्र को तो जब मैंने लिया था, मैं 94-97 बैच का हूं, तो हमको कहा गया अरे ये तो लड़कियों का सब्जेक्ट है, ये क्या लेके पढ़ रहे हो। तो बड़ा दिमाग का मतलब वो कैसे अमेरिका सोचता है, हम कैसे सोचते हैं, बड़ा अंतर दिखता है। बिल्कुल। असल में क्या है कि भारत में कोई भी राजनीतिक समूह ऐसा नहीं आया जो ज्ञान की जरा भी सामना करता हो। सब वो लोग आए हैं किसी तरह कुर्सी मिल जाए प्रोपेगेंडा से। तो किसी ने एक नारा ले लिया, दूसरे ने दूसरा नारा ले लिया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ और समाजवाद ले लिया, जिसका गरीबी हटाने से कोई संबंध नहीं था। और अब भाजपा के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन ज्ञान विहीन हिंदुत्व कैसे होगा। तो ज्ञान की तो भारत में कोई पार्टी बात ही नहीं करती। वो तो समझते हैं कि कोई नारे लगा दो और जोरदार बातें कर दो तो हिंदुत्व आ जाएगा। पहले जैसे वो कहते थे समाजवाद आ जाएगा, समाजवाद तो 77 वर्षों में आया नहीं। अब लगता है अगर ऐसा ही चला तो 77 वर्ष हिंदुत्व भी नहीं आएगा, बस बातें होती रहेंगी। तो इसलिए ज्ञान की साधना आवश्यक है। जब तक कोई ज्ञान की विशेष साधना नहीं होगी तो यूरोप अमेरिका का ज्ञान ही सारे विश्व में फैले। आपने बहुत सही कहा शुरू में ही, अमेरिका तो अपना ज्ञान सारी दुनिया में फैलाना चाहता है, तो यहाँ भी वही फैल रहा है। भारतीय विश्वविद्यालय में जो ह्यूमैनिटीज हैं, मानविकी विद्याएं हैं, वो अमेरिका की नकल में है। वो भारत के विषय में जरा सा, जैसे कहते हैं लेफ्ट हैंड, जरा सा कुछ पढ़ा देते हैं, बस मूल शास्त्रों को नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ा। अब जैसे एक चीज है सर, ये मुझे भी पता चला, मैं भी मानता हूं अपनी गलती, कि हम यही मानते हैं और इसकी वजह से हमारे धर्म ग्रंथ बचे भी रहे कि हम श्रुति स्मृति की जो परंपरा है, श्रुति वेद छोड़ के हम ये परंपरा लेते हैं कि गुरु कहते रहे और शिष्य सुनते रहे और उसको आगे ले जाते रहे। आपने इसमें रखा कि यूरोप लिखना नहीं जानता था, लिखना हम जानते थे। हम संसार के सबसे पुराने लिखाड़ समाज हैं। लेखन सबसे प्राचीन काल से भारत में हो रहा है। और वो क्या किया, यूरोप में लेखन बहुत हाल में आया तो उन्होंने ओरल ट्रेडिशन अपने लिए कहा, अपनी लाज बचाने के लिए। जब यूरोप के लोग दुनिया में पहुंचे तो क्रिश्चियनिटी ने तो कह दिया था कि सब एरिया ऑफ डार्कनेस है, सब जगह अंधेरा है, सभ्यता बस हमारे पास है, बाइबिल जहाँ है। जब वो जाने लगे डर के मारे, 7वीं शताब्दी में बहुत चर्च ने उत्पीड़न किया, तो जो उनमें से साहसी लोग थे वो दुनिया में निकले, खासतौर से मार्को पोलो के इटली, इनसे चीन से लौटने के बाद, चीन और भारत घूम के, तो तब उनको लगा नहीं दुनिया में तो बहुत सभ्यताएं हैं, बहुत प्रकाश है, तो वो सारी दुनिया में, लेकिन उनको कुछ और पता नहीं था, तो वो सोने या चांदी या धन के खजाने इसी तक सीमित रहे। लेकिन कोई कोई उनमें से ऐसा निकला जिसने दुनिया का अध्ययन करने की कोशिश की। लेकिन वस्तुतः तो उन्हें क्या ज्ञान है। आप देखिए कि भारत में तो ये हाल है कि संस्कृत जाने बिना लोग भारतीय धर्म पर बात करते हैं, जबकि यूरोप में जो बड़े विद्वान हैं वो लैटिन अवश्य जानेंगे, ग्रीक और लैटिन। तो अपने शास्त्रों को जाने बिना, और मुख्य बात यह है कि इसका प्रमाण है कि हजारों वर्षों से, हम तो करोड़ों वर्ष मानते हैं, लेकिन चलो अगर यूरो इंडियन दृष्टि भी है तो हजारों वर्षों से भारत में लेखन चल रहा है। संसार का सबसे बड़ा लिखाड़ समाज, सबसे बड़ा लेखक समाज भारत है। तो वो ओरल ट्रेडिशन क्यों कहते थे, अपनी लाज ढकने के लिए कि नहीं नहीं, जैसे किसी ने कहा ना भाई अरे तुम तो बड़े मूर्ख हो, ज्ञान नहीं है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ज्ञान है, वो ओरल ट्रेडिशन था। अपना अज्ञान छिपाने के लिए उन्होंने ओरल ट्रेडिशन चलाया। और यहाँ जो उनको चेले थे वो उन्होंने कह दिया तुम्हारे भारत में भी ओरल ट्रेडिशन है, तो यहाँ लोगों ने उसकी हिंदी कर दी, हर गलत शब्द की हिंदी कर दी, वाचिक परंपरा। फिर कहने लगे भारत में बड़ी प्राचीन वाचिक परंपरा है, विशुद्ध अज्ञान बात है। अरे वाचिक परंपरा नहीं है भाई, यहाँ लेखन की परंपरा है, स्मरण की परंपरा है, गायन की परंपरा, सभी परंपराएं बहुत प्राचीन काल से हैं। कोई वाचिक परंपरा नहीं है, बहुत प्राचीन लेखन परंपरा है।